नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। मोदी ने सीबीआई के अफसरों से कहा कि भ्रष्टाचारी कितने भी बड़े हों, किसी भी पार्टी के हों, भले ही पावर में हों, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी शोर मचाएं, एजेंसीज पर कितना भी कीचड़ फेंकें, लेकिन रुकना नहीं है, डरना नहीं है। करप्शन के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के अफसरों से साफ साफ लफ्जों में कहा वो बिना डरे अपना काम करें, क्योंकि भ्रष्टाचार देश के लिए घातक है। परिवारवाद के चक्कर में करप्शन बढ़ा है। परिवारवाद ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसलिए किसी को बचाने की, किसी को फेवर करने की, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने कहा कि सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है। नरेंद्र मोदी आमतौर पर पब्लिक मीटिंग्स में या पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के अफसरों के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की सीधी और साफ साफ बात की। असल में आज दिल्ली में सीबीआई की स्थापना की डायमंड जुबली का कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और सीबीआई के डायरेक्टर एसके जायसवाल समेत देश के कई बड़े अफसर मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में मोदी ने कहा सीबीआई पर लोगों का भरोसा है। इस इमेज को कायम रखना अफसरों की जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण देश की ग्रोथ पर असर पड़ता है, इसलिए करप्शन के खिलाफ एक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। अब इससे ज्यादा साफ साफ सीबीआई के अफसरों को कौन क्या कह सकता है। प्रधानमंत्री ने आज अच्छा काम करने वाले सीबीआई अफसरों को सम्मानित भी किया और इसके बाद मोदी ने कहा कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह बात तो सब मानते हैं कि न्याय दिलाने के मामले में सीबीआई एक ब्रांड है। कहीं कोई छोटा मामला होता है तो भी लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीबीआई जांच करेगी तो सच जरूर सामने आएगा। मोदी ने कहा पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत एक्शन हुआ है, लेकिन अभी और एक्शन की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात तो बदले हैं। 10 साल पहले देश में सिर्फ घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन भ्रष्टाचारियों को कोई डर नहीं था, क्योंकि सिस्टम उनके साथ था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार
गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। आजकल विरोधी दलों के नेता करप्शन पर एक्शन के सवाल पर मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। विदेश भागे लोगों का नाम लेकर आरोप लगाते हैं, मोदी से जवाब मांगते हैं, उन्हें भागने क्यों दिया गया ये पूछते हैं। आज मोदी ने इस मसले पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले नेताओं के फोन पर हजारों करोड़ का लोन मिल जाता था। फोन बैंकिंग चल रही थी। उस वक्त लोग बैंकों का पैसा लेकर देश से भाग गए। मोदी ने कहा कि अब उनकी सरकार को 2 मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। एक तो ऐसा इंतजाम करना पड़ा है जिससे बैंकों का पैसा लेकर कोई देश से भाग न सके, और दूसरा जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए उन्हें वापस लाना है। मोदी ने कहा कि जो लोग बैंकों का 22,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं उनकी 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मोदी ने आज सीबीआई के अफसरों से जो कहा वो बड़ी बात है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को फ्री हैंड देना, खुली छूट देना कोई छोटी बात नहीं है। यह काम वही कर सकता है जिसके दामन पर दाग ना हो, जिसकी नीयत साफ हो। मोदी ने सीबीआई के अफसरों को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने को तो कह दिया, लेकिन एक और बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे सीबीआई के अफसरों को खुद को भी अपडेट करने की जरूरत है। यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सीबीआई बहुत अच्छा काम करती है, लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। लेकिन यह भी सही है कि सीबीआई केसेस में कन्विक्शन का रेट कम है। इसलिए जरूरी है कि सीबीआई के अफसर वक्त के साथ खुद को अपडेट करें, क्योंकि करप्शन के मामलों में एक्शन लेना अलग बात है और करप्शन करने वालों को सजा दिलाना यह दूसरी बात है। केसेस कोर्ट में साबित कर पाना यह जरूरी है। और यह सही है कि देश का पैसा लेकर विदेश भागे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्ति सरकार ने जब्त की है। लेकिन यह भी सही है, इन भगोड़ों को अब तक वापस लाने में सीबीआई नाकाम रही है और इसका राजनीतिक नुकसान सरकार को झेलना पड़ता है। राहुल गांधी ने 2019 में कोलार की रैली में नीरव मोदी का नाम लेकर ही पूरी मोदी जाति को चोर कह दिया था। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। अब राहुल गांधी सजा माफ करने के लिए कोर्ट पहुंच गए। आज सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाने की एप्लीकेशन फाइल की। असल में सूरत की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से 3 एप्लीकेशन फाइल की गई हैं। एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से दी गई 2 साल की सजा को सस्पेंड करने की, यानी जमानत देने की। इसे सेशन कोर्ट ने तुरंत मान लिया और राहुल गांधी को 15,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। दूसरी एप्लीकेशन में सूरत के लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने की अपील की गई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस करने वाले पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करके 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा और इस केस में सुनवाई की तारीख तय की 13 अप्रैल। तीसरी एप्लीकेशन में राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से रद्द करने की अपील की है। इस पर कोर्ट ने 3 मई को सुनवाई की डेट दी है। 13 अप्रैल को सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा कि राहुल की सजा को कोर्ट सस्पेंड करता है या नहीं। 13 अप्रैल को राहुल को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन लगता तो है कि राहुल पूरे दल बल के साथ एक बार फिर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ केस को विपक्ष को परेशान करने के सिंबल के रूप में पेश करना चाहती है। इसीलिए आज राहुल के केस पर बात कम हुई, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा ज्यादा हुई। क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका के साथ रेगुलर फ्लाइट से सूरत पहुंचे। राहुल के पहुंचने से पहले कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू सूरत पहुंच चुके थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सूरत पहुंचे। राहुल के सपोर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए। बीजेपी ने इसे इशू बनाया। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि यह कांग्रेस की हिपोक्रेसी है। कांग्रेस एक परिवार को कानून से ऊपर मानती है। न्यायपालिका पर प्रेशर बनाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर कोर्ट में पहुंचे, यह ड्रामा ठीक नहीं है। कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं। किरण रिजिजू को जवाब दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, परिवार में जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो परिवार के लोग कोर्ट जाते हैं। कांग्रेस बड़ा परिवार है, राहुल गांधी उसके बड़े लीडर हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल के साथ सूरत की कोर्ट में गए, इसमें गलत क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। खड़गे की बात सही है, राहुल गांधी पार्टी के बड़े लीडर हैं। अगर पार्टी के नेता उनके साथ कोर्ट में जाते हैं
तो इसमें कोई शिकायत क्यों करे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा केसेस तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं के खिलाफ ही हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े बड़े लीडर भी कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं, तब कांग्रेस के नेता उनके साथ अदालत में क्यों नहीं पहुंचते। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार को पार्टी मानती है, उस परिवार को कानून से ऊपर मानती है। इसीलिए आज राहुल गांधी अपने सारे दरबारियों को लेकर अदालत के सामने पहुंचे। छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे। इसलिए हमारे मन में यह सवाल भी उठता है और यह कष्ट भी है कि इतने संवेदनशील मुद्दे के ऊपर ये अकारण इतनी शान और शौकत और इतना जलवाए जलाल दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी को नसीहत देना चाहता हूं कि सहजता से, समर्पण से, लघुता से सब प्राप्त होता है और ज़्यादा अपने को बड़े दिखाने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक रहीमदास जी का पंक्ति है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली हाथी के सर धूर। सुधांशु त्रिवेदी की बात तो सही है। अगर रिसेंट उदाहरण देखें तो कांग्रेस के पी चिदम्बरम जैसे नेता कई बार कोर्ट में पेश हुए, उन्हें तो जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ तो कोई कोर्ट नहीं गया। लेकिन सुधांशु ने जो कहा इसका जवाब अधीर रंजन चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि जुडिशियल पर दबाव बीजेपी बनाती है, कांग्रेस नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है जहां कांग्रेस के लोग नहीं जा सकते। गुजरात जहां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी की आवास निवास सब कुछ है, वहाँ अगर बाहर से कोई कांग्रेस के नेता जाकर हुड़दंग मचाए और ये आशंका जाहिर करे तो बीजेपी पार्टी के खुद को शर्मिंदा महसूस करना जरूरी है। गुजरात कोई पाकिस्तान के प्रदेश तो नहीं है, गुजरात शायद हिंदुस्तान का ही कोई प्रदेश है। तो हिंदुस्तान में कहीं जाना आना, इसमें बीजेपी पार्टी की आपत्ति की क्या वजह हो सकती है, मुझे पता नहीं। दूसरी बात, ये जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मनसा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं रहते। मोदी जी और बीजेपी पार्टी चाहते तो है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी को बदल के मोदी शियरी बना दे, लेकिन वो नहीं बनने वाले हैं। इसलिए उनका गुस्सा उभर कर आ रहे, गुस्सा भड़क रहे हैं। हालांकि जिस वक्त दिल्ली से लेकर सूरत तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता सियासी बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त सूरत की कोर्ट में राहुल की पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने कुल 15 मिनट में तीनों एप्लीकेशंस पर क्लैरिटी दे दी। कोर्ट से जमानत मिली तो राहुल मुस्कुराते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वेव करते हुए बाहर निकले। राहुल ने दिल्ली वापस लौटने के लिए प्लेन में बैठने से पहले ट्वीट करके अपनी आगे की रणनीति जाहिर की। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, यह मित्रकाल के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। राहुल के ट्वीट को प्रियंका वाड्रा ने रीट्वीट किया और इसके बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी विपक्ष के लोगों को निशाना बना रही है, विरोधियों को झूठे केसेस में फंसा रही है। जहां बीजेपी का बस नहीं चलता तो वहां बीजेपी के लोग दंगा करा देते हैं। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने के काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया? कवर्धा में कौन लोग थे? इसे बताने की ज़रूरत है क्या?
हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। भूपेश बघेल बंगाल की, बिहार की बात क्यों कर रहे हैं, इन दोनों राज्यों में क्या हालात हैं, कितना तनाव है, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, यह मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। असल में आज का फैसला राहुल को राहत नहीं, टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिन मामलों में 3 साल से कम की सजा होती है उनमें दोषी को तुरंत जमानत मिल जाती है। इसीलिए राहुल को जमानत मिलना तो तय था। असल में कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सेशन कोर्ट राहुल गांधी को लोअर कोर्ट से मिली सजा स्टे कर दे। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होने का रास्ता खुल सकता था, लेकिन कोर्ट ने यह अपील नहीं मानी। 13 अप्रैल को इसके बारे में सुनवाई करने को कहा। यानी फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होने का चांस कम है। अगर कोर्ट 13 अप्रैल के बाद भी लोअर कोर्ट के फैसले को स्टे नहीं करता, यह मामला लंबा खिंचता है, तो राहुल न तो बाई इलेक्शन लड़ पाएंगे और न ही अगला लोकसभा चुनाव। इसीलिए कांग्रेस के नेता चाहते हैं इस मामले में सेशन कोर्ट को जो भी फैसला लेना है जल्दी करे, ताकि वो अपने दूसरे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ढूंढ सके। कांग्रेस के नेता चाहते हैं ये मुद्दे जल्दी से जल्दी निपटे, लेकिन राहुल गांधी के तेवरों से लगता है कि वो इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि वही अकेले हैं जो मोदी से नहीं डरते, वही अकेले हैं जो मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं। कम से कम राहुल ने कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्वीट किया, उससे तो यही संकेत मिला। कांग्रेस बीजेपी को लोकतंत्र का दुश्मन साबित करने में लगी है, जबकि दूसरे विरोधी दल बीजेपी को दंगा पार्टी साबित करने में लगे हैं। आज ममता बनर्जी ने बंगाल में एग्जैक्टली यही कहा। रामनवमी के बाद से बंगाल में जबरदस्त तनाव है। पहले हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चले, आगजनी हुई, इसके बाद हुगली में हिंसा हुई। अब हालात काबू में हैं, लेकिन बीजेपी ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इससे ममता खासी नाराज है। कल हुगली के रिशड़ा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इसके विरोध में आज बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा के शिकार लोगों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी के वर्कर पुलिस से भिड़ गए। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी के नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। असल में कल बीजेपी के पूर्व पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और हुगली से बीजेपी विधायक विमान घोष ने हुगली के यशड़ा इलाके में शोभा यात्रा निकाली थी। जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजरी तो पथराव हुआ। इस पथराव में बीजेपी विधायक विमान घोष घायल हो गए। आज इसी के विरोध में बीजेपी नेता रिछड़ा इलाके में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कल से ही हुगली के हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी थी। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी। हुगली में कल की हिंसा के बाद से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस इलाकों में लाउडस्पीकर से अनाउंस कर रही थी कि भीड़ इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी सुकांतो मजूमदार अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पहुंचे। पुलिस के साथ झड़प हो गई। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। बीजेपी के नेताओं को दफा 144 का हवाला देकर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। सारी रोक बीजेपी के नेताओं के लिए है। सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसलिए बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए और बंगाल में हुई हिंसा की जांच सेंट्रल एजेंसीज को करनी चाहिए। अभी भी बम चल रहे हैं 144 में। कौन सा 144 है? और यहाँ के सांसद 144 में घूम रहे हैं, चेयरमैन घूम रहे हैं, तो उनके लिए 144 है नहीं क्या? भाजपा प्लान करती तो भाजपा के पास पत्थर होता ना, बम भाजपा के पास होता।
भाजपा ने तो बम नहीं मारा, दिखाई दे रहा है कौन पत्थर मार रहा है। और पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पत्थर मार रही है, ये भी वीडियो है। मुसलमानों को क्यों मार रही थी पुलिस? क्योंकि पुलिस भी खुद आक्रांत हुई ना। बाद में क्या हुआ, पुलिस के पास फोन आया, कहाँ से, तृणमूल के नेताओं का फोन आया, तो भाग गई उधर से। पुलिस पूरी तरीके से प्लान फुलिए कर रही है, ऊपर की इंस्ट्रक्शन की वजह से कर रही है। यहाँ के सांसद, विधायक, और कल रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम तो डिमांड कर चुके हैं ऑलरेडी, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली एनआईए से होना चाहिए। हुगली जिले के रेशड़ा इलाके में कल जो हिंसा हुई, उसके कई वीडियोस बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने शेयर किए, जिनमें पथराव होते दिखाई दे रहा है। वीडियो में दंगाई साफ दिख रहे हैं, पता चल रहा है कि कौन पत्थर फेंक रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसा होता जा रहा है। उन्होंने कहा यहाँ हिंदू अपने त्योहार नहीं मना पा रहे क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस दंगा करने वालों को ही सपोर्ट करती है। वीडियो चल रहा है, उसमें लुंगी या टोपी में ही लोग अटैक कर रहे हैं। जो झंडा लिए हुए भगवा झंडा दूर खड़े हैं या तो भाग रहे हैं, निहत्थे थे, निशस्त्र उत्सव में आए थे, उनको भगाया जा रहा है। और केवल मस्जिद के सामने से ही, मस्जिद पाड़ा से ही अटैक होता है बार बार। मैं बीच में खड़ा था, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ, किस प्रकार डर के लोग भाग रहे थे, बच्चे, महिलाएं। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। और उसी हिंदुओं का ऊपर, हिंदू जब इकट्ठा हो रहे थे प्रतिरोध करने के लिए, उन्हीं के ऊपर टीयर गैस फेंक रहा था पुलिस, उनको भगाया जा रहा था। जहाँ से आक्रमण हो रहा था वहाँ जाने की हिम्मत नहीं रहती हो। बंगाल की हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ हिंदू समाज अपना घर में ही रहे, त्यौहार घर में ही मनाए, बाहर ना निकले। जैसे 10 साल पहले कश्मीर था, अभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान की हालत जैसी है, बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। निकलेगा तो उसके ऊपर पथराव होगा, आक्रमण होगा, महिलाओं पर अत्याचार होगा। और जो सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने की उनकी क्षमता नहीं है। धीरे धीरे रसातल में जा रहा है बंगाल। आर्थिक जैसे कि भ्रष्टाचार हो रही है, उसी प्रकार प्रशासनिक भी सारा डामाडोल चल रहा है। और खुद संभाले न जा रहे तो दूसरे ऊपर इशारा थोप रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का इल्जाम है कि बीजेपी जानबूझकर कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शशि पांजा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी माहौल को खराब करने के लिए जानबूझकर रामनवमी के बाद भी शोभा यात्राएं निकाल रही है। देश भर में बीजेपी पोलराइजेशन के लिए यही काम करती है। शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी का प्लान बंगाल में कामयाब नहीं होगा। बंगाल में हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज हुगली में बीजेपी की एक रैली थी और उस रैली में नेतृत्व में थे श्री दिलीप घोष। क्या हुआ, वहां तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई, पब्लिक संपत्ति को नुकसान किया गया, अशांति फैलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये है, जब नवान्न अभियान किए हैं तब भी इस तरीके के वैंडलिज्म वो किए हैं। जब रामनवमी का प्रोसेशन हावड़ा में हुआ तब भी इस तरीके के गड़बड़ किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, वैंडलिज्म किए हैं, गुंडागर्दी किए हैं। राज्य प्रशासन जो है हुगली में शांति की स्थापना कर रही है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इस रैली के द्वारा अशांति जो फैलाई गई है, इसकी तीव्र निंदा करते हैं। केंद्र सरकार में, इस केंद्र सरकार जितने दिन शासनकाल में है, हम लोग देख रहे हैं सारे भारतवर्ष में जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है आपके दंगे की, उसकी भी संख्या बढ़ गई है। और इसके अलावा भी और भी दंगे की घटनाएं जो है सारे भारतवर्ष में बढ़ गई है। तो इसकी जो है हम लोग निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी प्रशासनिक कदम ली जाएगी। हुगली जिले में जो हिंसा हुई उसके सिलसिले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले हावड़ा में हिंसा के केस में 38 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 31 हिंदू हैं जबकि 7 मुस्लिम हैं। हालांकि हावड़ा में हिंसा के जो वीडियो आए हैं उनमें साफ दिख रहा था कि हिंदुओं के घरों को, दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। दंगा करने वाले कौन थे साफ दिखाई दे रहा था। वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हिंसा के मामले में ज्यादातर हिंदू पकड़े जा रहे हैं। इस पर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया है। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि कुछ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम वोट कम हुआ है। ममता इससे परेशान हो गई, इसीलिए
ममता के इशारे पर दंगे की कोशिश हुई। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हुगली की हिंसा में घायल हुए बीजेपी विधायक विमान घोष को देखने हॉस्पिटल गए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने अपनी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं को वायलेंस करने की खुली छूट दी है। उसी का नतीजा है कि बंगाल में रामनवमी पर इतना हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में होम मिनिस्ट्री ममता के पास है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ममता की जिम्मेदारी है, लेकिन ममता बनर्जी दंगाइयों पर एक्शन लेने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आपको मालूम है, ये सीधा सीधा गलत बात, झूठा बात बोल रहा है। ये तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। हावड़ा में 2 दिन तक इतना हादसा हुआ, इतना डैमेज किया, इतना पीटपाट किया, लोग को इंजर्ड किया। अभी भी पंचशील अपार्टमेंट से लेकर कुछ अपार्टमेंट में हुआ लाइक कारफू का सिचुएशन है। हाई राइज से फाट से लोग उतारने का मौका भी नहीं है और घुसने भी नहीं दे रहा है। वहाँ पुलिस ने 2 दिन तक साइलेंस, आपका ऊपर भी पत्थरबाजी हुआ है। ये लोग वहाँ सिद्धिनाथ गुप्ता को भेजा और उनको मनोज वर्मा को भेजी ममता जी, और क्लियर इंस्ट्रक्शन, तुम खामोश रहो, गुंडा के ऊपर लाठी मत चलाओ। मेरा वोट सब चला गया सागर दिघी में, ये वोट को मुझे वापस लाना पड़ेगा, इसलिए मत मारो, वो लोग को मारने दो। ममता जी ने खुद अगले दिन हावड़ा का जो हादसा के बाद उन्होंने बताई जो बिफिटिंग रिप्लाई होगा, बिफिटिंग रिप्लाई नेक्स्ट डे फ्राइडे हुआ है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को करारा जवाब दिया। ममता ने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी शोभा यात्रा लेकर जानबूझकर मुसलमानों के इलाकों में जाते हैं, बंदूकें और तलवारें लहराते हैं। ममता ने पूछा कि आखिर 5 दिन तक रामनवमी कब से मनाई जाने लगी। ममता ने कहा कि अब 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, उस दिन भी ये लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए बीजेपी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी আমলে দেখছি দাঙ্গাবাজি। आज हम बीजेपी की दंगाबाजी देख रहे हैं। रोजा का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, अभी हमने अन्नपूर्णा की पूजा की थी। आखिर रामनवमी का त्योहार 5 दिन तक कैसे चल रहा है? रामनवमी जिस दिन हो उस दिन तुम यात्रा निकालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम बंदूक लेकर जुलूस नहीं निकाल सकते। वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, बिना इजाजत के जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस निकालने के रास्तों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुलूस के दौरान अल्पसंख्यकों के इलाके में घुस जाते हैं। वहां जाकर आपने देखा होगा फलों का ठेला जो फल रमजान के महीने में खाते हैं उन्हें जला दिया। बंदूक लेकर डांस करते हैं। मैं कहती हूँ बंदूक लेकर डांस क्यों कर रहे हो? कल रिसड़ा में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मैं प्रशासन को आगाह कर रही हूँ कि एक और दिन ऐसा ही होगा। 6 तारीख को हनुमान जयंती के दिन हम सब बजरंगबली का सम्मान करते हैं, लेकिन हनुमान जयंती के दिन उनको दंगा नहीं करने देना है। वो पूरे भारत में ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी शोभा यात्रा में बंदूकें और तलवारें लेकर जाने का इल्जाम जिस वीडियो के आधार पर लगा रही हैं, वो वीडियो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन आज बीजेपी ने दावा किया कि अभिषेक ने जो वीडियो पोस्ट किया वो हावड़ा में निकली शोभा यात्रा का नहीं था। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि इस तरह के फर्जी वीडियो सर्कुलेट करके हिंदुओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। दंगों को लेकर जो एक्शन हो रहा है उसे बीजेपी ने वन साइडेड, एक तरफा कार्रवाई बताया। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात की। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी सागर दिघी बाई पोल में हार गई थी क्योंकि मुस्लिम वोट बट गए थे, इसलिए अब ममता को लोकल बॉडी इलेक्शन और 2024 के जनरल इलेक्शन की चिंता है। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि अब ममता किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट पोलराइज करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने रामनवमी पर मुसलमानों को हिंसा की खुली छूट दे दी थी और मीडिया का ध्यान बटाने के लिए खुद धरने पर बैठ गई थी। कुछ दिन पहले सागर दिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया
और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी और वहाँ से उन्होंने पूरा अटेंशन जो था मीडिया का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब मीडिया लोग धरना मंच के सामने था और पीछे में 10-12 किलोमीटर दूर में जो हिंदुओं के ऊपर रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों का जो अटैक, इसमें हम लोग के पास एकदम सामने जो आते हैं कि एपिसमेंट का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। लोकेट चटर्जी की यह बात तो सही है कि ममता का पूरा फोकस फिलहाल पंचायत इलेक्शन और 2024 के आम चुनावों पर है। इसका इशारा आज ममता के ईस्ट मिदनापुर में हुए प्रोग्राम में साफ साफ मिला। यह ममता किसानों को सहायता देने पहुंची थी। इस कार्यक्रम में ममता ने कहा कि लोगों को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि बीजेपी दंगाई पार्टी है। बीजेपी लोगों का हक मारती है, उनके घर गिराती है। পাপিষ্ট এরা, এদের অভিষ্ট কোনোদিন সিদ্ধ হবে না। पापी हैं ये। यहाँ अराजकता फैलाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। यहाँ गरीब आदमी 100 दिन मेहनत करता है, उसका पैसा नहीं देते। बेईमान, लुटेरा, दंगावादी, चोर, डकैत हैं जो गरीब लोग रास्ता बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेत में धान काटते हैं, मिट्टी खोदकर मेड़ ऊंची करते हैं। उनके पैसे देने बंद कर दिए हैं। पंचायत के चुनाव और 2024 के चुनाव में इन दंगाइयों को जो घर जलाते हैं, जो घर तोड़ते हैं, जो बुलडोजर लेकर आते हैं। बुलडोजर लेकर चलाना कौन सी बात है? बुलडोजर का रास्ता कौन सा रास्ता है? घर तोड़ने के लिए जुलूस में बुलडोजर लेकर जाते हैं, जुलूस में बंदूक लेकर नाचते हैं। आप इन लोगों का समर्थन करेंगे? क्या यही बंगाल की संस्कृति है? क्या यही भारत की संस्कृति है? क्या यही धरती की संस्कृति है? विश्व की यही संस्कृति है? नहीं भाई नहीं। अगर आप मुझे जरा भी पसंद करते हैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है मेरी सभी लोगों से, छात्र भाई बहनों, व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, साधु सन्यासियों, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, मुझ पर एक दया कीजिए कि आप दंगावादी बीजेपी का समर्थन मत कीजिए। দয়া করে ममता बनर्जी को सपोर्ट मिला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। संजय राउत ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है या बीजेपी जहां कमजोर है वहीं दंगे हो रहे हैं। इससे साफ है दंगे बीजेपी करवा रही है। संजय राउत ने कहा यह सब कुछ अगले लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए, बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। लोकसभा चुनाव बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है। रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है। और ऐसे राज्यों को चुनाए जहां एक तो चुनाव है या वहां बीजेपी की सरकारें नहीं है या सरकारें कमज़ोर है। महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है। आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए। कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है वहाँ वहाँ दंगे की शुरुआत हो जाए। संजय राउत ने जो कहा उसी बात को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोहराया। खड़गे ने कहा बीजेपी को जहां हारने का डर होता है वहां वो कम्युनल टेंशन क्रिएट करती है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना एक काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष जो कहते हैं उनकी बात अलग है
और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो कहते हैं उनकी बात खरगे से अलग है। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बराबर के भागीदार हैं। एक हिंदुओं का वोट पोलराइज करना चाहती है, दूसरा मुसलमानों का। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल का माहौल ममता और बीजेपी की मिलीभगत से बिगड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी पार्टी जिस दिन से बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश की तो औजार बनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और जो बंगाल की जो जमीनी जो आम लोगों की बीच में जो अमान और चैन थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी, और उसकी फायदा और लोकल पार्टी टीएमसी लेते रही। वो दिखाते रहे कि हम बीजेपी के लड़ने में सक्षम हैं। तो दोनों की तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया गए हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में दंगे बीजेपी ने करवाए। शोभा यात्रा निकालने वालों ने रूट बदला, मुस्लिम इलाकों से यात्रा निकाली, वहां डीजे बजाए, इसलिए दंगे हुए। लेकिन दंगों के जो वीडियो सामने आए हैं वो दूसरी कहानी कहते हैं। पहले दिन रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, आगजनी हुई। दूसरे दिन जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकले लोगों ने पुलिस के सामने घरों पर पत्थरबाजी की, दंगा किया। इसके सैकड़ों वीडियोस हैं। दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पकड़े गए उनमें 31 हिंदू हैं और 7 मुस्लिम हैं। क्या ये देखकर बंगाल के हिंदुओं के मन में नाराजगी नहीं होगी? क्या इससे गुस्सा और नहीं भड़केगा? क्या इससे बंगाल की पुलिस और सरकार पर हिंदुओं का भरोसा कम नहीं होगा? क्या इससे सरकार की नीयत पर शक नहीं होगा? अगर ममता की सरकार ने बिना भेदभाव के एक्शन लिया होता तो दंगाइयों के हौसले न बढ़ते और बीजेपी को सियासत करने का कोई मौका नहीं मिलता। अब जरा बिहार के हालात का जायजा ले लेते हैं। नालंदा और सासाराम जिलों में रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। हालांकि अब इन जिलों में हालात काबू में हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आज बिहार शरीफ में 31 मार्च का एक वीडियो मिला जिसमें दंगाई एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार शरीफ के इसी इलाके में सबसे ज्यादा वायलेंस हुई थी। पुलिस ने बिहार शरीफ में हुई हिंसा के मामले में 15 एफआईआर दर्ज की हैं और 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में भी पुलिस के दंगे के आरोप में 43 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस दावा करे कि हालात सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन सासाराम के मोचीटोला इलाके में आज सुबह करीब 5 बजे फिर धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके से किसी तरह कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन नेता भी अपने काम में जुट गए हैं। आज बिहार विधानसभा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और इसके बाद सदन के अंदर भी यह मुद्दा उठा। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। रामनवमी के जुलूस पर जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि जिनके घरों को नुकसान पहुंचा उन्हीं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आज अगर महोदय तजिया निकलता है, कोई पत्थर नहीं बरसता है, लेकिन रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर बरसता है, रोकने का प्रयास करता है, हिंदुओं को अपमानित करने का बात करता है। महोदय, ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में ये बिहार को आतंकवादियों का घर बनाया जा रहा है। जैसे ही बीजेपी ने दंगों का मसला उठाया तो आरजेडी, जेडीयू, सीपीआईएमएल, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने एक साथ पलटवार किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि दंगा बीजेपी ने कराया। रामनवमी पर हिंसा के पीछे आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन हैं।
इसलिए सबसे पहले आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बिहार को चलाने की कोशिश आरएसएस के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखौटा बनकर के ये सामने खड़ा है। इसलिए आरएसएस के ऊपर पूरी तौर पर प्रतिबंधित होना चाहिए और सुनियोजित तरीके से जिन लोगों ने दंगा करवाया चिन्हित करके उसको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। ये सनद के माध्यम से हम ये मांग करते हैं। सरकार उन्हें 1000 दंगाइयों को गिरफ्तार करके यह एक साजिशपूर्ण तरीके से हो रहा है महोदय, और ये भारत जनता पार्टी ने पूरी साजिश करके पूरी योजना बना करके बिहार को अशांत किया है। अवसर पर यहाँ पर किया है वो बीजेपी के फालतू गुंडों ने किया है और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, मदरसे जलाए गए, धार्मिक ग्रंथ जलाए गए, 40 से ज्यादा दुकानों को लूट लिया गया है और 31 तारीख की घटना हुई, फिर 1 तारीख को दंगा भड़काया गया। बहुत इस लोगों पर लगाम लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए। हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि वैसे संगठन जो समाज में नफरत फैलाते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी का आगमन हुआ था, उसी के एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार का वातावरण खराब करने का काम किया है। आरजेडी और जेडीयू के विधायकों ने जब आरएसएस पर पाबंदी की मांग की तो जवाब में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है, एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। भाईचारों को तोड़ने की किसी भी भाजपा प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। तेजस्वी की बात पकड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने तेजस्वी के ट्वीट को रीट्वीट किया और तेजस्वी से ही सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि मसला सिर्फ सद्भाव का नहीं है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, सबकी जान सबके माल की हिफाजत हो यह आपका काम है। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, क्या तेजस्वी और नीतीश कुमार वहां जाएंगे? क्या सरकार मरम्मत की जिम्मेदारी लेगी? आरजेडी जेडीयू के नेता बिहार में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन हिंसा के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें पत्थर फेंकने वाले साफ दिखाई दे रहे हैं। जिन इलाकों में बम मिले हैं वहां किसकी आबादी ज्यादा है ये भी सब जानते हैं। हैरानी की बात है कि आज जब आरजेडी के विधायक से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने सवाल पूछा कि रामनवमी के जुलूस से पहले लोगों की छतों पर इतने पत्थर और पेट्रोल बम कहां से आए, तो विधायक महोदय ने कहा कि जब किसी को खुद अपनी जान का खतरा होता है तो सुरक्षा के सारे उपाय करता है। आरजेडी विधायक ने कहा कि सासाराम में जो मुस्लिम लड़के बम बनाते पकड़े गए वो अपनी हिफाजत के लिए बम बना रहे थे। मरता क्या नहीं करता, कौन बड़ी बात है। आप बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, विधायक बांट रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं, तो हम अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए क्या होगा, इसमें दूर नहीं है। मगर विधायक होकर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग बम बना रहे थे मुस्लिम समाज के वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा से टेंशन है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बेफिक्र हैं। आज शाम नीतीश कुमार ने एक इफ्तार पार्टी में शिरकत की। नीतीश पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक इफ्तार पार्टी में शरीक हुए। ये इफ्तार इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने आयोजन किया था, जिसमें नीतीश कुमार के लिए लाल किले जैसा मंच तैयार किया गया था। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के अलावा उनके करीबी नेता विजय कुमार चौधरी भी पहुंचे थे। इस इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया, एक मोमेंटो दिया गया। इफ्तार के बाद नीतीश कुमार वहां से कुछ बोले बगैर निकल गए। नालंदा नीतीश कुमार का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, हिंसा हुई, लेकिन नीतीश कुमार अब तक नालंदा नहीं गए।
लेकिन इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। इसके बाद अगर बीजेपी के नेता उन पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाएं तो लोग उस पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि पहले वो उन लोगों के घाव पर मरहम लगाते और फिर इफ्तार में जाते। इससे उनका कद भी बढ़ता, बिहार के लोगों में उनके प्रति और भरोसा बढ़ता। सावरकर के अपमान को बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है। आज मुंबई के कांदिवली में बीजेपी ने सावरकर गौरव यात्रा निकाली। इस यात्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को न तो देश का इतिहास मालूम है, न वर्तमान की जानकारी है, उन्हें तो देशद्रोही और देशभक्त का अंतर भी नहीं पता। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को यह गौरव यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी ताकि लोगों को भारत की आजादी में वीर सावरकर के योगदान की याद दिलाई जा सके। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने बोला था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी कभी सावरकर बन भी नहीं सकते। कांग्रेस के किसी भी नेता में सावरकर होने की औकात नहीं है। अरे सावरकर होने के लिए त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। सावरकर होने के लिए मातृभूमि के लिए यातना भुगतनी पड़ती है। सावरकर बनने के लिए बरसों तक अंडमान की काल कोठरी में रहना पड़ता है। वैसी काल कोठरी जहां पर रहते हैं वहीं पर शौचालय होता है। वहीं पर रहते हुए भारत माता की जय कहने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाकर सच्चे अर्थों में सावरकर बना जा सकता है। अरे न तुम सावरकर हो और ना ही गांधी हो। अरे तुम तो सच्चे गांधी भी नहीं, तुमने तो बस टाइटल लगा लिया है। तुमको तो यह भी नहीं पता कि बंगाल के एक सांसद सावरकर को सम्मानित करने के लिए एक बिल लाए थे। तब कांग्रेस ने उनका विरोध किया था, लेकिन तब कांग्रेस के ही एक नेता ने उन सांसद महोदय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन महानुभाव का नाम था फिरोज गांधी। अगर आज वो होते तो वो सावरकर को सम्मान देने की बात करते, लेकिन आपको तो सावरकर का इतिहास ही नहीं मालूम। ये बात सही है कि जब पंडित नेहरू की सरकार थी, लोकसभा में पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सांसद वीर सावरकर को सम्मान देने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे और उस बिल को राहुल गांधी के ग्रैंडफादर, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने सपोर्ट किया था। और यह भी सही है कि कांग्रेस की सरकार ने वीर सावरकर को आर्थिक मदद के रूप में 300 रुपए महीने दिए थे, जो 1966 तक जारी रहे। इंदिरा गांधी ने सावरकर को सच्चा स्वतंत्रता सेनानी बताया था, सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया था। अब राहुल गांधी को ये सब बातें मालूम होनी चाहिए थी। अगर नहीं मालूम है तो उन्हें जान लेनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।